दिहाइयों से खलीज की सिक्योरिटी अमेरिकी छतरी के नीचे थी। अगर अब वो खुद निशाना बन रहे हैं तो क्या वो ऑल्टरनेटिव सिक्योरिटी गारंटर्स जैसे चीन, रूस या फिर इलाकाई दिफाई मुआहदों की तरफ जाएंगे जैसे सऊदी और पाकिस्तान के दिफाई मुआहदा हुआ हो? देखिए जी, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए तो बड़ा गोल्डन चांस है, और पाकिस्तान को अपनी जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है उसमें ये एक एलिमेंट भी अब शामिल कर लेना चाहिए कि अब कम से कम ये रीजन कि जिसका डिफेंस जो है बड़ा वल्नरेबल रहा है, उनको इस जंग के जब बादल छटने के बाद इस नौयत की मेरा ख्याल है मार्केटिंग की ज़रूरत है कि आप अपने जो ट्रस्टेड फ्रेंड हैं उन पर यकीन कीजिए। और ये चीज़ इसराइल और अमेरिका उसके लिए और उसके उन ख्वाबों के लिए कि जिसके ज़रिए वो इस पूरे लैंड को बिब्लिकल लैंड समझकर अपने जैसे खाला जी का वाड़ा है वो समझकर इसको हथियाना चाहते हैं, वो कतन अपने उन मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकेंगे, क्योंकि जिनके सर पे वो तकिया करते थे या जिनको वो समझते थे कि उनको एक अब्राहम की औलाद और उनके कज़न बनाकर वो इसराइल के साथ सफारती और उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात जो हैं वो इस्तेमाल कर लेंगे। अब तो जिन खित्ते के जो जिन मुल्कों ने ये इस्तेमाल किए हैं वो भी पछता रहे हैं कि उन्होंने इस तरह की हमाकत क्यों की, कि अब यकीनन उसकी वजह से वो ज्यादा जुल्म सितम का शिकार हैं, ज्यादती का शिकार हैं, खासतौर पे ईरान के रद्द-ए-अमल का शिकार हैं। यानी हम कह सकते हैं कि चीन और रूस टेक्नोलॉजी, हथियार और इंटेलिजेंस फराहम करने के हवाले से बाकायदा इस जंग का हिस्सा है और ईरान की मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं। इससे पहले भी आपके इल्म में होगा कि जो उनके खासतौर पे जो कार्गो प्लेन्स थे वो ईरान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर उतरते रहे हैं, और वहां पे जो अगरचे उसके बारे में कोई ठोस शवाहिद तो नहीं है कि किस नौयत की टेक्नोलॉजी या किस नौयत का इक्विपमेंट जो आया है, लेकिन इसके साथ साथ रूस ने भी अपना जो S-300 मिसाइल शिकन प्रोग्राम था वो ईरान के डिस्पोजल में रखा हुआ है। अब रिलेटली इस नौयत की इतलात भी थी कि वो अपना इससे एडवांस प्रोग्राम S-400 जिसको बड़े पैमाने पे पाकिस्तान की फोर्सेस ने उस वक्त इंडिया के अंदर निशाना बनाया और उनकी S-400 की बड़ी इंतहाई महंगी बैटरीज जो है वो उड़ा दी थी, तो ये इतलात भी हैं। और उसके साथ साथ जो चीन की तरफ से एक इंटेलिजेंस सपोर्ट जो है, जो खासतौर पे जो सैटेलाइट रियल टाइम इमेजरीज हैं या उसके साथ साथ लिंक्स हैं, वो एक इस जंग की प्लानिंग के हवाले से और बिलखुसूस जो टारगेट को लॉक करने के लिए जिस तरीके से पाकिस्तान को उस मई की जंग में मदद मिली थी इस सारी टेक्नोलॉजी से, तो अब यकीनन ईरान भी उसका एक बेनिफिशरी है और उनके आपस में जिस नौयत के ताल्लुकात हैं और बिलखुसूस जिस तरीके से ईरान से वो तेल खरीदते हैं। और अब भी जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि एक इस्तिस्ना पैदा किया है, आपने हुर्मुज़ में से चीन को जाने वाला तेल जो है और गैस जो है उसके लिए एक्सेस दी जाएगी, इजाज़त दी जाएगी। बाकियों के लिए अभी तक कोई ग्रीन सिग्नल ऐसा नजर नहीं आ रहा। ठीक है। अच्छा मंसूर साहब, अमेरिका और इसराइल का रजीम चेंज का प्रोग्राम तो खैर मुकम्मल फ्लॉप हो गया। जितने वो शॉट थे वो मिस कैलकुलेट कर गए, क्योंकि अली खामनेई साहब को शहीद करने के बावजूद भी ईरान उसी तरह अपने निज़ाम में खड़ा है, बल्कि जो जहां कहीं अपोजिशन थी वो भी शायद अब खत्म हो गई है। और अब कहा जा रहा है कि खामनेई साहब का बेटा मुश्तबा खामनेई इस वक्त नए सुप्रीम लीडर की रेस में सबसे मजबूत है। आप वहां के अवाम की सपोर्ट मौजूदा ईरानी रजीम के लिए कैसे देख रहे हैं? क्या वो मजीद मजबूत हुई है या उसमें अभी भी अभाम आया है? देखिए कि ये हमारे रीजन की एक ओवरऑल मेंटालिटी और खासतौर पे थोड़ा सा दीन इस्लाम को फॉलो करने वाले तो वो सदमे की हालत में जो है बहुत सारे अपने ग्रीवेंसेस जो है वो भूल जाते हैं, और इसी वजह से एक सिंपैथी वेव जो डेवलप होती है। इसका बड़ी हद तक आपको सियासी मैदान में भी फायदा मिलता है। आपके इल्म में होगा कि जैसे पाकिस्तान में एक हादसा हुआ था, बेनज़ीर साहबा जब शहीद हुई थी, तो उस वक्त एक सिंपैथी वेव के तौर पे उन्हें बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इमोशनल सेंटीमेंट मिल गया था दीगर जो मुकाबले के लोग थे। तो ये एक अमूमी मिजाज है लोगों का कि वो एक सिंपैथी वेव डेवलप होती है। तो इसमें कोई शक नहीं कि ईरान के अवाम जो हैं वो मौजूदा हुकूमत से उनकी बाज़ पॉलिसियों और बाज़ खासतौर पे अपनी जो जेन्युइन मसाइल हैं उसकी वजह से परेशान भी थे। इसी वजह से आपने नोट किया कि उनकी जो अमूमी तौर पे जो बाजार जो ट्रेड मार्केट हुकूमत के साथ चलती थी वो भी पिछले दिनों होने वाले जो मुजाहरे थे उसमें बड़ा एक्टिवली उन्होंने पार्टिसिपेट किया, अपना गम और गुस्से का इजहार किया, और उसके बाद तलबा ने भी अपना जो एहतजाज है इस ज़मीन में रिकॉर्ड करवाया। लेकिन आप देखिए कि इस सानहे के बाद फौरी तौर पे जो ईरानी हुकूमत की तरफ से एक अहम फैसला आया वो 40 रोज़ा सोग के ऐलान का था जी। और उसके साथ साथ 7 दिन की तातीलात, ताकि लोग अपने जो मामूलात हैं खासतौर पे इस जंग के हवाले से जो उनकी प्लानिंग है या उन्होंने महफूज मकामात पे जाना है वो इजीली जा सकें अपने दीगर मामलात को छोड़ के जो भी उनकी जिम्मेदारियां हैं।
तो ये एक ऐसी मैं समझता हूँ स्ट्रेटेजी है कि इस 40 रोजा सोग के दिनों में तो आप सोच भी नहीं सकते, और आपको यानी इस नौयत की चीजें खाल खाल ही दिखाई देंगी कि जिसमें कोई जो नाराज एलिमेंट है वो भी कोई ऐसी प्लानिंग या इस नौयत का अपना गम गुस्से का इजहार करते हुए दिखाई दे। इन द लॉन्ग रन यकीनन इसमें आप कह सकते हैं कि कुछ नाराज लोग दोबारा भी एक्टिवेट हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस जंग के बाद अगर ईरान को एक वॉकओवर मिल गया और ईरान अपने आप को सरवाइव कर गया, क्योंकि ईरान की देखिए विक्ट्री की हम बात नहीं कर रहे हैं, ईरान अगर इन हम लोग के नतीजे में सरवाइव भी कर जाता है तो ईरान जैसे मुल्क और उसके जिस तरह के रिसोर्सेज और जिस तरह के हालात और जिस तरह के वो बरादरान यूसुफ के इस वक्त घेरे में हैं जी, तो मैं समझता हूँ कि ईरान की बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी, खुशबख्ती होगी कि वो इस पूरे मामले में इस पूरी जंग के अंदर सरवाइव कर जाए। बिल्कुल, क्योंकि माजी का तजुर्बा तो जंगों का ईरान को मौजूद है, लेकिन इस तरह की मिलिट्री माइट और इस तरह की जंगी मशीन के सामने यकीनन वो जंग नहीं थी, वो अपने ही जैसे एक इराक के साथ थी। अगरचे वहां पे भी यही अमेरिका बहादुर जो है जी, बिल्कुल वो असला और गोला बारूद फराम करता था और इन्हें आपस में लड़ाता था, और अब जो है एक दफा तौर पे अपनी उस पुरानी खिदमतगारी या बाजगुजारी को भी ज़हन में नहीं रखता, वो भूल गया है। अब गुस्से में और खासतौर पे रिजीम चेंज और इस नौयत के खोखले नारे, बुनियादी तौर पे तो ये बिल्कुल ठीक सर लास्ट में ये बताइएगा मंसूर साहब कि बिल्कुल ठीक, लास्ट में ये बताइएगा कि जिस तरह ईरान ने सारे बड़े ममालिक पर मिडिल ईस्ट में हमले किए हैं और अब बाकायदा जंग हो रही है, तो कोई मुल्क ऐसा बचा है जो ईरान, अमेरिका, सऊदीया के दरमियान मुज़ाकरात की मेज सजा सके और तमाम फ्रीकैन को कबूल भी हो? जी, एक तो आपने आपका मुल्क पाकिस्तान हासिल है जिसने अभी अपना बड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर ईरान में पैदा किया है, और दूसरा तुर्की एक ऐसा मुल्क है कि जो मैं समझता हूँ कि इस यदि अगर आप वो पुराना अगर आप लोगों ने वो पाकिस्तान स्टडीज में एक RCD शाहराह का जिक्र सुना हो, तो वो यही रूट है बेसिकली जो पाकिस्तान, तुर्की और ईरान जो है, तो उससे मैं समझता हूँ कनेक्शन को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस वक्त तुर्की बहुत हद तक एक्टिव भी है, और वो अपने उन यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ और खासतौर पे बीइंग पार्ट ऑफ द यूरोप जो है वो उस तरफ भी एक इनवॉल्व रखता है। यही वजह है कि आपने देखा लेटली चीन और रूस के दरमियान, खासतौर पे चीन और फ्रांस के दरमियान इस मामले पे जो मुज़ाकरात हुए हैं और जिस अंदाज से इस जंग की हिद्दत और शिद्दत को कम करने के लिए उन्होंने अपनी एफर्ट्स की बात की है। असल में यहाँ पे हमें इस्तेमार जैसे बहसियत कुल, यानी माजी में बरतानिया ने एक बड़ी गैरत दिखाई थी कि जी हम अपने अड्डे इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन बाद में उन्हें डोनाल्ड ट्रंप साहब की नाराजगी से इस कदर डर लगा कि उन्होंने कहा कि हम दिफाई मकासद के लिए वो अपने अड्डे पेश कर देते हैं, क्योंकि इस वक्त ईरान के जो हम मिसाइल की रेंज है वो इस हद तक बढ़ गई थी कि उनके वो जितने भी तैयारा बरदार बैरी बेड़े वो लेकर आए हुए थे उन्हें वो पीछे हटाना पड़े। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया माहिर अमूर मशरिक़ वस्ता मंसूर जाफिर साहब हमारे साथ